हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का हिंदी का चैप्टर शुक्र तारे के समान का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पूरा देख लिया था, तो अब हम इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। तो यहाँ पे जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो बताते हैं कि 6 महीने के लिए तो वो भी साबरमती आश्रम चले जाते हैं रहने के लिए। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे ज़िम्मे रही। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनका काम साबरमती आश्रम में क्या होता था। उनका जो काम था वो था कैलकुलेशंस का, हिसाब किताब रखने का, और जितने भी साप्ताहिक पत्र या न्यूज़पेपर्स जो होते थे उन्हें डाक में डलवाने का। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे ज़िम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि गांधी जी और महादेव भाई का जितना भी टाइम होता था ना, वो सारा देश भ्रमण यानी कि पूरे देश में घूमने में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। अब ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। सभी प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते थे। जो बड़े बड़े संवाददाता थे और जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त थे, वो क्या करते थे, वो गांधी जी को लेटर लिखा करते थे और गांधी जी उन लेटर्स को पढ़ के यंग इंडिया, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, यंग इंडिया में वो छापा करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं कि और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों को साप्ताहिक विवरण भेजा करते। जो महादेव जी थे वो भी गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की, यानी कि उनका जो टाइम टेबल होता था और जितनी भी उनकी सारी डिटेल्स होती थी कि आज दिन में उन्होंने क्या किया, वो कल क्या करने वाले हैं, वो सब नोट कर लिया करते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। अब जो लोग गांधी जी के खिलाफ रहा करते थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस टाइम पर गांधी जी का फेवर किया करते थे, यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की साइड में थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी से नफरत किया करते थे, तो वो उनके बारे में अलग अलग बातें लिखा करते थे न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग लोगों को बातें बताते थे। लेकिन जो महादेव भाई थे वो उनके बारे में भी छापा करते थे कि ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने की गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा से भी उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों में तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्र की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों में के बीच में व्यक्तिगत रूप से एमडी की सबको लाडला बना दिया गया था। तो जो गांधी जी थे, चाहे वो कोई उनका कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वो बात को कुछ इस तरीके से हैंडल किया करते थे कि जो सामने वाला दुश्मन भी था वो भी उनकी बातों को सुनकर ये सोचने लगता था कि भाई ये बात तो ठीक कह रही हैं। और यहाँ पर जो ये एमडी नाम आया है वो महादेव के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। गांधी जी के पास आने से पहले अपने विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। तो यहाँ पर हमें महादेव भाई के बारे में, उनके जो पुराना जीवन था, यानी कि जो गांधी जी के पास आने से पहले जो वो काम किया करते थे, उनके बारे में हमें बताया गया है। तो गांधी जी के पास आने से पहले जो महादेव भाई थे वो अपनी विद्यार्थी अवस्था, यानी कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो अनुवाद विभाग की नौकरी करते थे, यानी कि ट्रांसलेशन की नौकरी वो किया करते थे। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। अब जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, उनका नाम था नरहरि भाई। दोनों एक साथ वकालत पढ़ी थी। वकालत यानी कि लॉ की पढ़ाई उन दोनों ने साथ में ही की थी। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। तो अहमदाबाद में ये दोनों वकालत जो है, जो लॉ की पढ़ाई है, वो उन दोनों ने साथ में ही शुरू करी थी। और ये जो पेशा है, पेशा यानी कि ये जो ऑक्यूपेशन है लॉ का या एक लॉयर बनने का जो ऑक्यूपेशन होता है, इसमें स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। यानी कुछ झूठ को सच और सच को झूठ बताना पड़ता है। भाई अगर कोई लॉयर है तो उसे अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अगर कोई बात सच है वो अपने क्लाइंट के फेवर में ही बातें किया करेगा।
अगर बात सच है तो वो उसे झूठ बताएगा, झूठ है तो सच बताएगा, लेकिन अपने क्लाइंट को ज़रूर बचाएगा। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई की अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद इस समय उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। तो अपनी लॉ की पढ़ाई के साथ साथ जो नरहरि भाई थे और जो महादेव भाई थे वो अलग अलग साहित्य भी पढ़ा करते थे। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं थी। वाइसरॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसरॉय लंबी लंबी सांस लेते रहते थे। तो उनकी जो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो महादेव भाई थे, जो महादेव देसाई थे, उनकी जो राइटिंग थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। और गांधी जी के जितने भी पत्र होते थे वो महादेव ही लिखा करते थे अपनी सुंदर सुंदर सी हैंड राइटिंग में। और उनके जब पत्र दिल्ली और शिमला में बैठे हुए वाइसरॉय, यहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा है वाइसरॉय, यहाँ पे वाइसरॉय लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो वर्ड है वाइसरॉय। तो जो शिमला और दिल्ली में बैठे हुए वाइसरॉय थे वो लंबी लंबी सांसें लिया करते थे कि भाई इनकी राइटिंग कितनी ही अच्छी है। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी की सेक्रेटरी के समान खुशनसीब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। उस टाइम पे भले ही अंग्रेज़ी लिखने वाले कितने ही अंग्रेज़ हों, लेकिन महादेव भाई की टक्कर लेने वाला उस टाइम पर भी कोई नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। तो जो बड़े बड़े सिविलियन गवर्नर्स थे और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो क्या कहा करते थे कि जो महादेव है ना, उनके जैसा सुंदर लिखने वाला इंसान कभी खोजने से भी कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ने वालों का मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। अब जो पढ़ता है ना उसका मंत्रमुग्ध, यानी कि उसे भी बड़ी खुशी होती है पढ़ने में, इतनी साफ और सुंदर लेख यानी कि हैंड राइटिंग। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महादेव भाई थे वो अपनी लंबी लंबी लिखावट में लिखा करते थे, वो शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। शॉर्ट हैंड एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि साइंस के थ्रू लिखी जाती है। साइंस वो विज्ञान वाला साइंस नहीं, ये जो अलग अलग साइंस होते हैं इनमें लिखा जाता था और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें लिखना नहीं पड़ता था। तो महादेव भाई जी थे, उन्हें शॉर्ट हैंड लिखना नहीं आता था। बड़ी बड़ी देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। तो बड़े बड़े लोग जो थे वो गांधी जी से मिलने आया करते थे। वे लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। अब जो इतने बड़े बड़े गवर्नर्स थे और जितने बड़े बड़े ये पॉलिटिशियंस थे वो क्या किया करते थे, जब गांधी जी से बात किया करते थे ना तो वो सारी संवाद को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे और जो महादेव जी थे वो एक कोने में बैठ जाया करते थे और अपनी लंबी लंबी लिखावट में पूरी चर्चा को लिखा करते। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूले या कमियां खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल हो जाए। तो अब जो मुलाकात में जो आए हुए लोग थे, जो गांधी जी से मिलने के लिए आया करते थे, वो जितनी भी बातचीत लिखा करते थे ना वो गांधी जी के पास एक बार ओके यानी कि चेक कराने के लिए चले जाते थे कि ये ठीक है या नहीं है। तो उनमें भले ही कोई गलती हो जाए, अगर वो टाइपराइटर से भी लिखते ना या फिर फ़ोन में लिखते या कंप्यूटर लैपटॉप में लिखते, भले ही कंप्यूटर से गलती हो जाए, लेकिन जो महादेव भाई थे उनसे एक कॉमा की भी गलती नहीं होती थी। गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, लोग दांतों अंगुली दबाकर रह जाते। तो जो
गांधी जी थे ना, वो जब भी किसी का लेख पढ़ा करते थे तो वो कहते थे कि एक बार आप ज़रा महादेव से ही इसे मैच कर लिया करते। लुई फिशर और गुंथर के सामने धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों को मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। तो जो लुई फिशर और गुंथर हैं, ये बहुत ही बड़े राइटर थे उस टाइम के, और जब भी वो गांधी जी के पास कुछ उन्हें लिख कर ले जाना होता तो सबसे पहले नहीं, मतलब वो हिचकिचाते थे, यानी कि उन्हें बड़ा डर लग जाता कि कहीं गांधी जी इसमें कोई कमी ना निकाल दें। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं में संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। तो जो साहित्यिक पुस्तकें थीं, उनके अलावा महादेव देसाई जो थे वो अलग अलग और करंट अफेयर्स वाली जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें भी पढ़ा करते थे। तो ये हैं महादेव देसाई। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं से नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। अब जो भी करंट अफेयर्स होते थे वो सभी महादेव देसाई के पास रहते थे। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बे के ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखा करते। अब चाहे जगह कोई भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वे अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे, इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि चाहे कहीं वो ट्रेन में भी बैठे रहते थे ना, तब भी वो पुस्तकें ही पढ़ा करते थे और जो भी लेख होते थे उन्हें लिखा करते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच में वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफ़ा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। तो इतने सारे लोगों से मिलने के बावजूद भी, इतना काम होने के बावजूद भी वो कब अपने सारे काम किया करते, किसी को कभी कुछ पता ना चलता था। वे 1 घंटे में 4 घंटे का काम निपटा देते थे। तो उनकी स्पीड इतनी अच्छी थी कि वो 1 घंटे में 4 घंटे के बराबर का सारा काम निपटा लिया करते थे। काम में रात और दिन के बीच में कोई फ़र्क शायद ही कभी रहता हो, वो दिन और रात दोनों काम किया करते थे। वे सूद भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच भी वे काटना कभी नहीं चूकते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हज़ारों मील लंबे मैदान, गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकर भी कभी चुभती नहीं थी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो लंबी लंबी गंगा है ना, उसमें जिस तरीके से जो साफ गंगा है, उसमें जैसे एक पत्थर भी नहीं मिलता ना, उस तरीके से जो महादेव भाई से बात करने वाले लोग थे, उन्हें ठेस या ठोकर की बात तो दूर ही रही, उन्हें वो कभी छोटी सी चुभने वाली बात भी नहीं कहा करते थे। उनकी निर्बल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र का प्रभा के साथ दूधा निला देती। उसमें सरोवार होने वाले के मन से उनकी मोहिनी की नशा कई कई दिन तक नहीं उतरता था। अब जो भी इंसान महादेव भाई से मिला करता था, वो हमेशा यही सोचता था कि भाई महादेव कितने अच्छे हैं और कितने प्यार से वो बात करते हैं। महादेव का समूचा जीवन और उनके कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुद गए कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ना की जा सकती। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी ना कर सकी। इस तरह समय निकालकर लिखी गई प्रतिदिन की उनकी डायरी में वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। तो वो इतना बिजी होने के बाद भी अपनी डायरी लिखना कभी नहीं भूलते थे। प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार संपन्न भाषा और मनोहरी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों और आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं में भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग की अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए। तो कितना ही वो बिज़ी रहते थे, लेकिन उनकी गांधी जी की जो आत्मकथा थी, जो उन्होंने खुद लिखी थी, जिसका नाम था सत्य के प्रयोग, उन्होंने महादेव भाई ने उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था और उसे हर हफ्ते वो नवजीवन में छपवाया करते थे। और जितनी भी
उनकी थोड़ी बहुत आत्मकथा की थोड़ी बहुत कहानी भी रह गई थी, तो वो पूरी पुस्तकें उन्होंने पूरी दुनिया में ही बिकवा दी। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने वाले बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद एक पेड़ के नीचे जा बैठे। तो गांधी जी एक बार क्या होता है, मगनवाड़ी में रहने के सेगांव, मगनवाड़ी से चलकर सेगांव के एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ एक दो झोंपड़ी बनी और फिर धीरे धीरे मकान बनने तैयार हुए। तब तक महादेव, दुर्गा बहन और श्री नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते थे। तो जो महादेव थे वो रोज़ की रोज़ सेवाग्राम पहुँचने के लिए पैदल चला करते थे। वहाँ दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। अब पूरे दिन सुबह सुबह तो उनका चलना, फिर पूरे दिन वहाँ पे काम करना और शाम को फिर लौट कर आना। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज़ रोज़ का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जाता है। अब भाई जब कोई इंसान 11-11 मीलों तक सुबह चलता है, पूरे दिन काम करता है, फिर रात में वापस जाता है, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से उनकी जो मृत्यु हुई थी उनका एक मेन रीज़न माना गया है, वो यही है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा। वे भर्तृहरि के भजन में यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह गाँव कभी योग से भरेगा नहीं। तो जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो गांधी जी को उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ही ज़्यादा उन्हें सदमा सा पहुंच गया। तो वो बार बार एक ही चीज़ कहा करते थे कि ये घाव कभी नहीं भरेगा। तो ये जो महादेव की जो मृत्यु का जो घाव है ना, वो कभी नहीं भर सकता। बाद के सालों में प्यारेलाल जी को कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते, तो उस समय भी अनायास उनके मुँह से महादेव ही निकलता। तो बाद के सालों में जब महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, जब भी उन्हें किसी काम के लिए प्यारेलाल जी को बुलाना होता, तो गांधी जी के मुंह से अनायास यानी कि अचानक ही उनके मुंह से महादेव निकल आता। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इससे पहले वाले जो पार्ट 1 है उसमें कोई डाउट हो तो आप उसे जाके दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको किसी और चैप्टर का भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी ही बना दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।